हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। पहले तो बैतूल जिले में आने वाले तावड़ी और चिचोली के तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए इस पूरे क्षेत्र को ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर घोषित किया है। आपको बता दें कि ये जगह काफी अहम है। ये एक टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है जो कि मेलघाट को सतपुड़ा से जोड़ता है, यानी कि बाघ और दूसरे अन्य जानवर यहाँ से सुरक्षित तौर पर आते जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल स्पष्ट होता है कि आखिर ये कंजर्वेशन रिजर्व है क्या, और ये बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा से किस तरीके से अलग हैं और इनमें क्या बुनियादी फर्क है। और यही फर्क हम समझेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट एक्सप्लेन में। हालांकि किसी भी कंजर्वेशन के लिहाज से नेशनल पार्क सबसे टॉप प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट होते हैं। इनका उद्देश्य पूरी बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट की सुरक्षा करना होता है। ये किसी एक जानवर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को केंद्र में रख करके नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये पूरी इकोलॉजी पर सेंटर्ड होते हैं। यही वजह है कि नेशनल पार्क में मैनेजमेंट, स्टाफ और फंडिंग को काफ़ी अहमियत दी जाती है। नेशनल पार्क के बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रायोरिटी के लेवल पे नेशनल पार्क से थोड़ा कम है। कई बार किसी पर्टिकुलर स्पीशी या जानवर को केंद्र में रख करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जाती है, जैसे कि चंबल घड़ियाल सेंचुरी है जो घड़ियालों को केंद्र में रख करके बनाई गई है। इसी तरह से देश भर में कई बर्ड सेंचुरीज हैं, कई जानवरों के लिए अलग सेंचुरीज बनाई गई हैं। तो ये भी कंजर्वेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, बट प्रायोरिटी पे ये नेशनल पार्क से नीचे आते हैं। और रही बात फंडिंग और स्टाफिंग की, तो वो भी नेशनल पार्क से कम ही होता है। अब तीसरे स्तर पर आता है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व रिलेटिवली एक नया मॉडल है। ये आमतौर पर उन स्थानों पर अपनाया जाता है जहां जंगलों के बीच में कई सारे गांव हों और काफ़ी डेंस पॉपुलेशन हो, और इस स्थिति में उन लोगों को वहां से विस्थापित करना अपने आप में एक पेचीदा और खर्चीला टास्क हो जाता है। इसी वजह से एक बीच के रास्ते की जरूरत होती है, और शायद यही बीच का रास्ता है कंजर्वेशन रिजर्व, जहां पे किसी को भी विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती और कंजर्वेशन के एफर्ट्स भी हो जाते हैं। दरअसल कंजर्वेशन रिजर्व एक तरह का प्रयास है जहां पे जानवर और स्थानीय आबादी एक सह अस्तित्व में रह सकें, और ये विशेष रूप से उन स्थानों पर कारगर माना गया है जहां पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, यानी जहां से जानवर गुजरते हैं और उन्हें एक सेफ सिक्योर स्थान की जरूरत पड़ती है। हालांकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होना कंजर्वेशन रिजर्व के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। अब रही बात पाबंदियों की, तो कंजर्वेशन रिजर्व पर भी वो सारी पाबंदियां लागू होती हैं जो एक प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे लागू हो रही। मसलन वहाँ पे कोई उद्योग नहीं लग सकता, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ पे कोई भी स्थायी प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ से रेलवे लाइन नहीं जा सकती। हालांकि अगर जिस जगह को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करके कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है वहाँ पे पहले से कोई रेलवे लाइन या इस तरह का डेवलपमेंट है, तो उसका क्या होगा ये निर्भर करता है उस नोटिफिकेशन पर जिसके तहत इसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फंडिंग को लेकर भी इन तीनों के बीच में अंतर साफ है। चूंकि नेशनल पार्क सबसे टॉप प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए इन्हें ही सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलती है। किसी भी फंड का 60 से 65% हिस्सा नेशनल पार्क्स की ओर जाता है। इसके बाद 20 से 25% हिस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाता है। इसके बाद जो हिस्सा बचता है, या कहें तो सबसे कम हिस्सा है, वो कंजर्वेशन रिजर्व्स की ओर जाता है। कंजर्वेशन रिजर्व्स को सीमित फंड, सीमित स्टाफ और सीमित मैनेजमेंट के साथ ही काम चलाना पड़ता है। हालांकि कई बार कंजर्वेशन रिजर्व्स को लेकर के एक आलोचना भी होती है कि ये सरकारों के लिए एक आसान रास्ता है, या कहें तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है, जहां पे वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने से बच जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। वे नहीं मानते कि इसे पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कहा जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंजर्वेशन रिजर्व एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है जहां पे जटिल प्रक्रियाओं और भारी खर्च से बचते हुए कंजर्वेशन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर सारी चीज़ें सही चलती रहीं कंजर्वेशन रिजर्व में, तो इसे कई बार बाद में अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया जाता है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आने वाला कोलामारका कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व को भी समझना जरूरी हो जाता है। टाइगर रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं। इनमें भी कोर एरिया और बफर एरियाज होते हैं, और ये कई बार कई प्रोटेक्टेड एरियाज को, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के हिस्सों को एक साथ मिला करके बनाए जाते हैं।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व इसका एक उदाहरण है। वहीं बायोस्फीयर रिजर्व बायोडायवर्सिटी के लिहाज से सबसे ज़रूरी जगह होती है। ये उन स्थानों पर डिक्लेयर किए जाते हैं जहां दुनिया की सबसे असाधारण प्रजातियां, सबसे दुर्लभ फ्लोरा एंड फौना मौजूद हों। इसकी मिसाल है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और वेस्टर्न घाट का बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पे सबसे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। बैतूल का कंजर्वेशन रिजर्व अपने आप में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है कि वो एक क्षेत्र को कंजर्वेशन के दायरे में लाना चाह रही है। वहीं अगर परिस्थितियां और प्रबंधन ठीक रहा तो इसे आने वाले समय में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड भी किया जा सकता है। पर्यावरण से जुड़ी हुई खबरों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को फॉलो करें।